Hello dear students, today we are going to discuss about the second half of this unit which is our second unit. तो अभी तक हमने सीखा है इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है, ये कैसे बनता है, क्यों ये होता है, इसके पीछे कारण क्या है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं। अगर वो एक सेल जो रुका हुआ है, जो करंट नहीं दे रहा होता उसको जिस टाइम पे, तो हम उस टाइम पे उसको ईएमएफ बोलते हैं, और जब करंट स्टार्ट हो जाता है तो उसी सेम चीज़ को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो उस कारण का भी पता किया, फिर पता किया करंट क्या चीज़ है, करंट का चलने का मतलब क्या है, फिर उस कारण के पीछे गए हम कि ड्रिफ्ट करते हैं, सरकते हैं, खिसकते हैं चार्ज पार्टिकल्स। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब करंट चलना शुरू कर देता है तो उसमें कुछ अवरोध, विरोध या इंग्लिश में रेजिस्टेंस जो होता है उसका क्या कारण है, वो कैसे कम या कैसे ज़्यादा होता है, कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने वन बाय वन डिस्कस की। और अब हम नेक्स्ट जो शुरू करेंगे वो है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है या रेजिस्टेंस है या पोटेंशियल है, ये सारी इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज हैं, और इनको मेजर करने के लिए अभी तक हमारे पास जो सबसे सिंपल तरीका वो है V इजिकल टू आई आर। ये एक सिंपल मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं विच इज नोन एज ओम्स लॉ। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे को जो सर्किट मिलेंगे उनमें जो सिंपल जो है हमारा V इजिकल टू आई आर है, ये फार्मूला हमारे काम को नहीं कर पाएगा। ये हर जगह हम इसी को अप्लाई करके रेजिस्टेंस निकालना है या करंट निकालना है किसी सर्किट में, हम नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो सब सीखेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस ऑल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। तो इसमें हम सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स रूल भी लिखा रहता है कई जगह, या फिर किरचॉफ्स लॉ। तो ये किरचॉफ्स लॉ क्या है, अभी बताया कि जहां पे ओम्स लॉ के द्वारा करंट को या रेजिस्टेंस को मेजर करना फेल हो जाता है, पॉसिबल नहीं है, वहां पे हम किरचॉफ्स रूल को लगाएंगे और वहां पे हम करंट को या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर कर पाएंगे। तो किरचॉफ्स के दो रूल हैं बेसिकली। फर्स्ट रूल जो है उसका नाम है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, और इसी का नाम है करंट या जंक्शन या फिर नोड। तो इसमें क्या बताया किरचॉफ्स ने, पहले मैं इसके नाम लिख देता हूं। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, या इसी का नाम है करंट या फिर जंक्शन और नोड रूल, कोई भी एक नाम हो सकता है इसका। ये अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या है कि अगर एक जगह पे कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ जंक्शन है, जंक्शन का मतलब क्या होता है कि दो से ज्यादा अगर करंट कैरिंग पार्टिकल्स, जैसे एक करंट कैरिंग बॉडी ये है, दूसरी करंट कैरिंग बॉडी ये है, तीसरी ये है, तो दो से ज्यादा होने चाहिए। दो क्यों नहीं होने चाहिए, या दो से कम क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक जगह पे ऐसे आया और फिर ये ऐसे निकल गया, तो इसको हम जंक्शन नहीं बोलते हैं। इसको जंक्शन क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये ही आया और ये ही निकल गया। तो ये प्रैक्टिकली क्या है, एक ही चीज है। जंक्शन कब बनेगा, वो जब दो से ज्यादा करंट कैरिंग जो है बॉडी एक जगह पे मीट करती है, तो उसको हम बोलते हैं जंक्शन। तो मान लिया ये दो से ज्यादा, तीन, चार, कितने भी हो सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स या बॉडी जिनके ऊपर करंट है, और ये करंट की डायरेक्शन जो है वो कितनी कैसे भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि भाई इसके ऊपर इनवर्ड होगा तभी हम इसको जंक्शन बोलेंगे, नहीं, इनवर्ट आउटवर्ड कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया दिस इज फर्स्ट, इसके ऊपर करंट जो है I1 है, इनवर्ड है। दिस इज सेकंड, इसके ऊपर करंट जो है I2 है, ये आउटवर्ड है। ये I3, इस पे भी मान लिया आउटवर्ड है। ये I4, इस पे इनवर्ड है। और ये I5, इस पे मान लिया आउटवर्ड है।
तो ऐसे दो से ज्यादा जितने भी करंट कैरिंग बॉडीज हैं वो एक पॉइंट पे मिलते हैं और उसके बाद इन सब में किसी में करंट अंदर की तरफ जा रहा है और किसी में तो करंट जो है बाहर की तरफ जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑफ द किरचॉफ्स, जिसको हम करंट रूल या जंक्शन मेथड भी बोलते हैं, किरचॉफ्स ने ये बोला कि टोटल सम ऑफ द करंट ऑन दीज ऑल करंट कैरिंग बॉडीज विल बी इक्वल टू जीरो। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल टोटल करंट, जिसको हम समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन दिस जंक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। अगर इसी को खोल के लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये डायरेक्ट कैसे हो गया, इसका मतलब ये तो अभी तो मैंने क्या किया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाया समेशन को, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो अंदर की तरफ करंट आते हैं इनको ले लो आप पॉजिटिव I1, एक है I4, और जो बाहर की तरफ जाते हैं मतलब वो निकाल रहे हैं इसमें से करंट, तो उसको ले लो आप नेगेटिव, माइनस का I2, माइनस का I3 एंड माइनस का I5। तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। तो I1 प्लस I4 पूरे में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, I2 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू जीरो। तो I1 प्लस I4 किसके बराबर हो जाएगा, I2 प्लस I3 प्लस I5। दिस इज एक्चुअल फिजिकल मीनिंग ऑफ द किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। यहां से क्या प्रूव हो जाता है कि नेट जितना करंट अंदर की तरफ इस पे आएगा उतना ही नेट करंट आउट निकल जाएगा। तो ना तो ये अपने पास से कोई करंट देने वाला है और ना इसके पास ऐसी कोई अरेंजमेंट है कि ये करंट को स्टोर कर लेगा। जितना आएगा बाहर से उतना ही ये निकाल देगा। बस ये हो सकता है कि आने वाले दो हैं या आने वाले 2, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं, आने वाला एक सोर्स हो सकता है, जाने वाले बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होके जा सकता है, लेकिन नेट अमाउंट ऑफ करंट जितनी आएगी उतनी ही नेट अमाउंट ऑफ करंट जो है निकल जाएगी। दिस इज नोन एज फर्स्ट रूल ऑफ द किरचॉफ्स। अब सेकंड रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल किरचॉफ्स सेकंड रूल, इसका जो नाम है, इसका नाम वोल्टेज और लूप और मैश रूल या थ्योरी, इसका दूसरा नाम ये भी है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक सर्किट है, मान लिया दिस इज ए सर्किट, दिस इज बैटरी, मान लिया E1, ये रेजिस्टेंस जो है R1 है, मान लिया यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, ये मान लिया बैटरी का नाम E2 है, ये R2 है, ये R3 है। तो सेकंड रूल में क्या कहता है किरचॉफ्स कि जो नेट जो पोटेंशियल है वो टोटल समेशन जो है वो जीरो के बराबर होगा, लेकिन किसमें, एक कंप्लीट क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। अगर एक कंप्लीट क्लोज सर्किट ले लो आप, मान लिया ये A B C D E F, अब जैसे इसमें से फर्स्ट बैटरी जो है ये करंट निकालेगी, मान लिया ये I1 करंट गया, सेकंड बैटरी जो है मान लिया ये I2 करंट निकाल रही है, तो यहाँ पे तो दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों मिलके मान लिया ये I3 बन गया, तो यहाँ से I3 जाएगा, फिर ये I3 में से फिर दोबारा से स्प्लिट हो जाएंगे, ऊपर तो I1 चला जाएगा और नीचे I2 अगेन, तो इसमें पूरे में I2, नीचे वाले सर्किट में I2 फ्लो करेगा, ऊपर वाले में I1 फ्लो करेगा, और ये कॉमन है तो ये I3 फ्लो करेगा, विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल ऑफ किरचॉफ्स वो क्या कहता है कि आप कोई भी एक क्लोज्ड सर्किट ले लो, क्लोज का मतलब ये भी हो सकता है AFCBA, या क्लोज का मतलब ये भी हो सकता है AEDCBA अगेन, या क्लोज का मतलब एक और भी हो सकता है FEDCF।
तो कोई भी एक क्लोज सर्किट आप ले लो, उसमें जो नेट पोटेंशियल है वो 0 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू दी किरचॉफ्स सेकंड रूल। तो इस ये रूल क्या कहता है, समेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। अब इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं, मान लिया फर्स्ट हम अप्लाई करते हैं इसको AFCBA पे, फॉर लूप या मैश या साइकिल कुछ भी बोल सकते हो आप, AFCBA इस पे अप्लाई करना है आपको। अब आप क्या करो, पोटेंशियल टोटल निकालना है, तो पोटेंशियल V किसके बराबर होता है, I इंटू आर के बराबर होता है, और ये तो इटसेल्फ एक पोटेंशियल है। E1 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बैटरी का पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है जब करंट इसके अंदर से स्टार्ट हो जाता है फ्लो करना। तो आप जब इसमें रिप्रेजेंट करोगे, टोटल पोटेंशियल निकालोगे, मान लिया A से शुरू हो जाते हैं, तो I1 कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा जब तक, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होएगा। फर्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ जब R3 ये रेजिस्टेंस इसके रास्ते में आ जाएगा तब होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा I1 R3। फिर आगे चलते रहो, फिर आगे कोई ड्रॉप नहीं है, जब R1 रेजिस्टेंस आ जाएगा तो अगेन पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा I1 R1, क्योंकि करंट तो I1 है ना, लेकिन यहाँ I3 था इसलिए I3 R3, और यहाँ पे I1 R1। फिर ये आ गया, तो अब नेगेटिव ले पॉजिटिव ले, क्या ले, पोटेंशियल तो है बैटरी, तो इसको देखो क्या करना है आपको, अगर करंट की डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो तो पोटेंशियल को लेना पॉजिटिव। देखो हम इधर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, उधर ही पोटेंशियल ड्रॉप को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो I3 R3 लेना प्लस का। फिर आगे चलो, I1 R1, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये I1 ऐसे गया तो ये सेम ऐसे ही डायरेक्शन है, तो I1 R1 यहाँ पे भी क्या लेना है, पॉजिटिव। अब ये देखो यहाँ पे इस E1 को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, तो अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो आप नेगेटिव ले लो, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो आप पॉजिटिव ले लो। तो इस पूरे साइकिल में AFCBA में मैं इसको लिख के दिखाता हूं। फर्स्ट लिखेंगे I3 R3, क्योंकि सेम डायरेक्शन है इसलिए पॉजिटिव लिया। फिर I1 R1, ये भी प्लस का लिया, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। फिर माइनस का E1, क्योंकि पहले कौन सा टर्मिनल आया, नेगेटिव टर्मिनल आया, इसलिए माइनस E1। तो ये I3 R3 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू E1, ये बन गई एक इक्वेशन। इसी तरीके का इसी को हम क्या कर सकते हैं, इस साइकिल में अप्लाई कर सकते हैं। मान लिया इस साइकिल में अप्लाई करते हैं, ये साइकिल का नाम है FEDC अगेन F। तो अप्लाई फॉर द साइकिल या लूप या मैश, साइकिल का मतलब ये नहीं कि फिक्स हो गया, कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो, फॉर मैश या लूप FEDCF। मैं इस पे अप्लाई करता हूं, F से शुरू EDCF, यहां से शुरू करते हैं। जब तक कोई रेजिस्टेंस या बैटरी नहीं आएगी तो कोई पोटेंशियल का गेन या लॉस नहीं है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या आई, बैटरी आई, बैटरी का अगर पॉजिटिव टर्मिनल आया तो हम क्या लिखेंगे, प्लस, तो E2। अब हम देखो उधर जा रहे हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन तो क्या है, करंट की डायरेक्शन तो इधर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो करंट तो ये ऐसे निकालेगी इस साइड में, तो हम उधर जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, I2 R2 लेकिन नेगेटिव, तो माइनस का I2 R2। अब आगे चलते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, I3 R3, क्योंकि करंट तो I3 है, लेकिन हम उधर जा रहे हैं और करंट उधर है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का I3 R3, माइनस का I3 R3 इज इक्वल टू 0। अब और हम दोबारा यहीं पे पहुंच गए, कोई और रेजिस्टेंस नहीं आया, तो यहां से क्या बन गया, E2 इज इक्वल टू, ये दोनों उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, I2 R2 प्लस I3 R3। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तो इस तरीके से हम इस लूप थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं, लूप या मैश मेथड को, और अननोन रेजिस्टेंस या करंट को निकालने के लिए इससे हमारे को हेल्प मिलती है। हम जहां पे जरूरत हो वहां पे अननोन रेजिस्टेंस या करंट को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू थ्योरी। तो इसको हम जहां जरूरत होगी अप्लाई करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल इसका ये है। तो नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं
व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ये क्या चीज है? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। एक्चुअल में ये क्या है? एक अरेंजमेंट है। अभी हमने जो किरचॉफ्स रूल पढ़ा इसको अप्लाई करेंगे, साथ में ये एक अरेंजमेंट है, इसका हम यूज लेंगे, और एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम हेल्प लेते हैं कुछ नॉन रेजिस्टेंसेस की, कुछ नॉन जिनका हमें पता है कि इनकी इतनी वैल्यू है, और एक रैंडमली कोई ऐसा रेजिस्टेंस आ गया जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम उन नॉन वैल्यूज के रेजिस्टेंसेस की हेल्प लेंगे और उस अननोन वाले रेजिस्टेंस को निकाल देंगे। और इसी चीज में हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में या एप्लीकेशन में इसके प्रिंसिपल में जहाँ पे अप्लाई करना है, वहाँ पे किरचॉफ्स की ये जो दो थ्योरी अभी हमने सीखी है, फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल, उसको भी स्टडी करेंगे। और फाइनली वी विल गेट दी वन अननोन रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ 3 नॉन रेजिस्टेंस। तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पहले क्या होता है, ये ऐसा होता है ब्रिज की फॉर्म में। मान लिया ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और एक ये है। मान लिया इसका नाम ए, बी, सी और डी। इसमें जो करंट आता है, मान लिया ये एक बैटरी है, और करंट को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करने के लिए बीच में एक की लगा दी। मान लिया दिस इज ए की K1। और ये जो रेजिस्टेंस है, मान लिया ये P है, ये Q है, और ये R है, और ये S है। इनमें मान लिया ये PQRS में ये 3 रेजिस्टेंस P, Q एंड R, 3 जो है वो नोन है, हमें पता है इनकी वैल्यू का। S जो है मान लिया वो अननोन है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरी बात, ये R जो रेजिस्टेंस है, ये हम इसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जब हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पे इसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस बॉक्स नाम की चीज होती है। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं, 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, 5 ओम का, 10 ओम का, 20 ओम का, इस तरीके से। तो जैसी जैसी हमारे को जरूरत होती है उसमें से हम निकाल के एक पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस बना सकते हैं। जैसे हमें चाहिए कहीं पे 20 ओम रेजिस्टेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 ओम के 2 रेजिस्टेंस उसमें से निकाल लेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं 10 ओम का एक और 5 ओम के 2 निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इन तीनों को अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो नेट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, 20 ओम। तो अगर छोटा रेजिस्टेंस है, मान लिया 3 ओम का चाहिए तो एक ही निकाला और लगा दिया। मान लिया 8 चाहिए तो 5 + 3, एक 5 का निकाल लिया, एक 3 का निकाल लिया। तो जितने कम लगाए अच्छा है, लेकिन अगर हमारे को एक पर्टिकुलर मिल नहीं रहा है तो कॉम्बिनेशन से जोड़ उसका करके हम ऐसे मैथमेटिकली पता लगा सकते हैं ना कि 25 चाहिए तो एक 20 का निकाल लिया, एक 5 का निकाल लिया, दोनों को सीरीज में लगा दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जितना चाहिए उसमें से निकालेंगे, और कहीं पे जरूरत है कि इतना रेजिस्टेंस चाहिए इस सर्किट में, इस जगह पे, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला हुआ रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू जो है वी कैन वेरी अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो इसको हम वेरी कर सकते हैं। और ये P और Q जो है फिक्स वैल्यू इनकी एक बार हमने लगा दी। और ये S जो है दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज अननोन, जो कि हमें निकालना है। एंड दिस R इज वेरिएबल विच वी कैन वेरी अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अब व्हीटस्टोन, पहले ब्रिज का जो प्रिंसिपल बताया था उसने, पहले प्रिंसिपल सीखेंगे
फिर वो कहाँ से आया कैसे आया प्रूफ करेंगे उसको। अब इसमें क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, दिस इज ए गैल्वेनोमीटर, और इसमें भी एक की लगी रहती है यहाँ पे, जरूरत पड़े तो इसको ऑन कर दें, जरूरत पड़े तो इसको ऑफ कर दें। ये K1 है इसलिए इसका नाम जो है मैं K2 दे देता हूं। तो पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है वो मैं बताता हूं, फिर वो आया कहां से और उसका प्रूफ क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो बैलेंस्ड वर्ड जो मैं बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, बैलेंस्ड वर्ड का मतलब ये है कि इसमें से ऐसा करंट जाए और बाकी का बचा हुआ इसमें से जाए, लेकिन इसमें से कोई भी करंट ना जाए। मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर एक्चुअली क्या होता है, दिस इज ए करंट मेजरिंग डिवाइस। अगर किसी सर्किट में करंट है तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, अगर नहीं है तो वो स्टेशनरी रहता है, इसका और कोई काम नहीं होता गैल्वेनोमीटर का। दिस इज ए करंट मेजरिंग डिवाइस। तो इन दोनों में से करंट कुछ ऐसा जाए कि इसमें से बिल्कुल भी करंट ना जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आवर ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इफ दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड then P by Q will be equal to R by S. This is known as principle of the Wheatstone bridge. So according to this principle, when our bridge, या पूरा लिखना चाहें, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का क्या मतलब है, दैट इज देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो व्हेन आवर व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन उस सिचुएशन में क्या होगा, P by Q इज इक्वल टू R by S। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। अब ये कैसे काम करता है, ऐसा क्या हो जाता है कि ये इस तरीके से P by Q जो है वो R by S के बराबर हो जाता है। तो देखो ये उसने बनाया था, ये उसने बताया था हमारे को, और इसी से हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो तो बड़ा आसान है कि P by Q ये भी पता है, ये भी पता है, तीनों वैल्यू पता है तो फोर्थ वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी। लेकिन हमारे लिए बात ये है कि क्यों बताया उसने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं, जो उसने हमारे को प्रूफ बताया या करने के बाद हमारे को बताया कि ये इस तरीके से वैलिड है, तो उस वैलिडेशन को हम करते हैं प्रूफ ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब प्रूफ के लिए क्या करते हैं हम, किरचॉफ्स के जो रूल हैं, हम उसकी अगर फर्स्ट की जरूरत पड़ती फर्स्ट को लगाएंगे, सेकंड की पड़ेगी तो सेकंड को भी लगा लेंगे, या सेकंड की पड़ेगी फर्स्ट की नहीं पड़ेगी, वो हम देखते हैं, हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक इस लूप को ले रहा हूं, ए बी डी अगेन ए, तो आई एम टेकिंग दिस लूप। लेकिन इस लूप को लेने का तो फायदा तब है जब हमें करंट का भी पता हो, रेजिस्टेंसेस तो पता है कि P का भी पता है, R का भी पता है, और ये जो गैल्वेनोमीटर है मान लिया इसका रेजिस्टेंस जो है वो G है इटसेल्फ, तो इसका भी पता है। तो अब हमारे को करंट अगर मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, मान लिया ये बैटरी से जो करंट चला था ये I था, ये यहां तक भी I ही है। अब यहां से दो ब्रांचेज चली गई, मान लिया ये जो फर्स्ट ब्रांच गई है इसमें जो करंट गया मान लिया I1 गया है, इसको भी मान सकते हैं, मैंने ऊपर वाला मान लिया, तो कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। मान लिया ये I1 है तो बाकी का इसमें सेकंड में जाएगा, तो सेकंड में जो बाकी का जाएगा मैंने इसको मान लिया I माइनस I1। अब देखो ये I1 जाएगा ऐसे P रेजिस्टेंस में से, उसके बाद ये I1 जो है एक तो इधर चला जाएगा और एक नीचे की तरफ आ जाएगा। मैं मानता हूं कि ये जो नीचे की तरफ आएगा जो करंट, मान लिया वो गैल्वेनोमीटर से, उसकी वैल्यू जो है Ig है, जो ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में जो करंट आएगा। तो अब ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में जब करंट आएगा तो I1 माइनस Ig इधर बच जाएगा, I1 माइनस
आई जी। अब ये नीचे वाला देखो, I माइनस आई वन इधर से आएगा, R से होते हुए I माइनस आई वन यहाँ पे भी। अब यहाँ करंट जाना है तो एक तो इधर से आ रहा है I माइनस आई वन और एक ऊपर से आ रहा है आई टू, तो इसमें कितना हो जाएगा I माइनस आई वन प्लस आई जी। तो इस ब्रांच में इतना हो जाएगा। फिर ये करंट और ये करंट जो ऊपर से आ रहे हैं ये दोनों मिलेंगे I माइनस आई वन प्लस आई जी, और इसके साथ जब आप ये प्लस करोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बचेगी, वो बचेगा सिर्फ I करंट। तो अगेन I विल फ्लो इन दिस सर्किट। तो अब हमारे पास करंट भी आ गया है और आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये जब इसको प्रूफ करना है तो क्या करो आप, पहले इस की को क्लोज कर दो। की को क्लोज करोगे तो करंट स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये करंट स्टार्ट हो जाएगा इस सर्किट में से, फिर इस सेकंड की को K2 को बाद में क्लोज करो, और जब इस K2 को क्लोज कर दोगे फिर आप देखेंगे कि इसमें करंट है या नहीं है। फिर आप उस व्हीटस्टोन के ब्रिज को प्रिंसिपल को लगा सकते हो, क्योंकि वो प्रिंसिपल कब लागू होगा, कब वैलिड होगा, जब कोई करंट नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में। तो सबसे पहले तो हम लूप पे अप्लाई करते हैं और फिर उस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई किरचॉफ्स रूल फॉर दिस लूप ABDA। तो इस ABDA में हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स फॉर ABDA। I am going to apply Kirchhoff's second rule, Kirchhoff's second rule या लूप या वोल्टेज मेथड। अब ये क्या कहता है, यहां से चलेंगे I1 इंटू पी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में करंट है, तो I1 इंटू पी प्लस का, ठीक है, I1 इंटू पी। अब आगे चलो, इसमें आ जाओ। अब इसमें क्या है, IG तो करंट है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है हमने उसको कैपिटल G माना है, तो इसी डायरेक्शन में करंट है और इसी डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का IG इंटू जी। अब नीचे ये D से A, अब करंट की डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में है और आपकी मेजरमेंट की डायरेक्शन D टू A अपवर्ड है, तो माइनस आ जाएगा, माइनस I माइनस आई वन इंटू आर, माइनस I माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई, मान लिया फर्स्ट। अब हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स का ही सेकंड रूल फॉर द लूप। ये जो लूप है ना B, इसका नाम दिया था हमने, सॉरी C, BCDB, ये जो लूप है BCDB, तो फॉर द लूप BCDB अप्लाई सेम सेकंड रूल ऑफ किरचॉफ्स। अब यहां पे देखो करंट की डायरेक्शन B से C ही है, तो ये यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, प्लस का I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू। लेट मी चेक इट इज विजिबल और नॉट, ओके फाइन। I1 माइनस आई जी इंटू क्यू। अब यहां से C से D, करंट की डायरेक्शन तो अपवर्ड है, लेकिन हमारी जो मेजरमेंट की डायरेक्शन है वो C से D अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस आ जाएगा ये पूरी ब्रैकेट I माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू में S, तो माइनस I माइनस आई जी, सॉरी I1 प्लस आई जी इंटू में S। अब हमारे को ये लूप पूरा करना है BCDB। अब इधर से ऊपर जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन से अपोजिट हो जाएगी हमारी मेजरमेंट की डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस IG इंटू जी, माइनस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये तो लगाए अभी तक हमने किरचॉफ्स के रूल, अब हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जब हमारा ये जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो, और वो बैलेंस्ड कब होगा कि आप पहले करंट स्टार्ट करो, K1 को क्लोज करो, फिर उसके बाद जब ये करंट स्टार्ट हो जाए फिर आप K2 को क्लोज करो,
और K2 के क्लोज करने के बाद आप देखो कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट तो नहीं है। जब उस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है फिर उस P/Q = R/S होना चाहिए, जिसको हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसकी कंडीशन क्या है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको बैलेंस्ड बोलेंगे। तो Ig की वैल्यू को 0 रख देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आवर ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, उस टाइम पे Ig की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इन दोनों इक्वेशन में, ये ऊपर वाली फर्स्ट और नीचे वाली सेकंड, दोनों में Ig की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो ये I1 × P प्लस ये 0 हो जाएगा और उधर कोई Ig नहीं है, वो एज इट इज। तो I1 × P ये 0 माइनस I माइनस I1 × R इज इक्वल टू 0। इसी को और सोल्व कर लेते हैं। ये जो नेगेटिव टर्म है इसको उधर ले जाते हैं राइट साइड में। तो I1 × P इज इक्वल टू I माइनस I1 × R। अब सेकंड को ऐसे ही Ig की वैल्यू रखते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो I1 माइनस 0 × Q, तो क्या बन जाएगा? I1Q माइनस I माइनस I1 प्लस 0, तो ये बन जाएगा सिर्फ I माइनस I1 × S। तो माइनस I माइनस I1 × S, क्योंकि Ig 0 हो गया और पीछे ये Ig 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या बन जाएगी? नेगेटिव टर्म को उधर ले जाते हैं। I1Q माइनस माइनस की टर्म है उधर ले जाते हैं। तो I माइनस I1, ये सॉरी I माइनस I1 लिखना था, I माइनस I1 × S। ये जो दो नई इक्वेशन आई है, मान लिया इसका नाम है थर्ड इक्वेशन और इसका नाम है फोर्थ इक्वेशन। अब आप क्या करो, थर्ड इक्वेशन को फोर्थ से डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा? I1P डिवाइडेड बाई I1Q, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट और राइट के नीचे राइट आ जाएगा। तो I1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? P/Q इज इक्वल टू I माइनस I1 × R डिवाइडेड बाई I माइनस I1 × S। तो I माइनस I1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? सिर्फ R/S। तो ये तो प्रूफ हो गया जो व्हीटस्टोन ने बोला था, अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल की इफ दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड देन P/Q इज इक्वल टू R/S। तो प्रूफ हो गया। ये तीन रेजिस्टेंस जो है नोन है, हम इनकी वैल्यू जानते हैं, एक की नहीं जानते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस। तो टुडे वी स्टॉप इट हियर, देन टुमारो वी विल गो अवे। और फिर इससे इसी के प्रिंसिपल से और क्या चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कल हम उनकी बातें बारे में बात करेंगे। थैंक यू।